तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या नहीं करना है, क्या भाई सबसे अच्छी एडवाइस क्या दी थी, यूज ही मत करना। सी ये स्विच, मैंने क्या बोला था, यूज करो, आई सेड यूज ही मत करो, ध्यान नहीं देते आप। डेरिवेशन खोल लीजिए, मुझे तो कुछ करना नहीं है, छोटे छोटे से पॉइंट्स बताऊंगा, वो नोट कर लीजिएगा, वहाँ पे काम हो जाएगा। हीट ट्रांसफर, हियर वी गो। ओके, मान लो क्या रेडिएशन की वजह से लिखा फॉर्मूला लॉस का, लॉस के लिए बात हो रही क्योंकि न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूटन कहाँ रहता था, इंग्लैंड, लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वहाँ ठंडक होती है। तो ये लॉ लॉस का है, क्या रिवर्स में वैलिड होगा कि नहीं होगा, 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 रिवर्स में भी वैलिड होगा। खैर, तो इसलिए आप देखेंगे तो टी और टी नॉट उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है ना, रिसीव को नेगेटिव में ले गया है और लिबरेट को पॉजिटिव में ले गया, ठीक है। यहां तक ई सिग्मा ए थीटा पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग पावर 4, या टी लिख लीजिए। दिस इज माइनस डी क्यू बाय डी टी ड्यू टू रेडिएशन नॉट कंप्लीट, वो 1 लिखा है उसने सब्सक्रिप्ट, मैं उसको लिख रहा हूँ ड्यू टू रेडिएशन, राइट, क्योंकि और भी तरीके होते हैं हीट गेन और लॉस करने के बॉडीज के पास, कि नहीं होते भाई, हाँ, ओके। आगे बढ़ूँ मैं, पक्का। इधर टेम्परेचर इज स्मॉल। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक रूम है, राइट, जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और एक तो कंपेयर किस में करना है, केल्विन में। सराउंडिंग का टेम्परेचर किस में लिखना है, केल्विन में। डिफरेंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, राइट। अबे हाँ तो बोल दो, बड़ा वाला है। फिर वो अप्रोक्सीमेशन मारे, वो फिर अप्रोक्सीमेशन मार के फाइनली ये आ गया ई सिग्मा ए टी सराउंडिंग पावर 3 एंड या थीटा सराउंडिंग और थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग, यह आ गया माइनस डी क्यू बाई डी टी ड्यू टू रेडिएशन, राइट। लेकिन जैसा मैंने बताया था आपको, न्यूटन रूम में बैठे हुए थे, सिगार पी रहे थे, बताया था ना मैंने, तो मैं आपको स्मोकिंग के लिए नहीं एनकरेज कर रहा था, कई लोगों को लगा सर बुरी बुरी चीज़ सिखा रहे होते। आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग द फैक्ट कि रूम में बैठ के सिगार पी रहे तो हवा तो होगी, तो कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे। मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा था, आप भूल जरूर सोचते आपकी प्रॉब्लम। क्या हो गया बे, तुम यही सोचे थे ना, हैं? तो कन्वेक्शन भी होने के लिए उन्होंने लॉ बता दिया कि भाई ये होता है, तो ये बना दिया अपन ने। तो कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन भी हो रहा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आप उसको रट लें, बेस्ट रहेगा, राइट। उसमें बहुत सारा सामान आता है, B1 प्लस B2, इनका B1 प्लस B2 इंटू ए और थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग, यही आएगा, राइट। तो ये आपका सही लॉ तो यही है, ठीक है, पक्का क्लियर है। अब इससे जब डी थीटा बाई डी बनाएंगे तो दिख रहा है साथ में नीचे एम एस आएगा, जबकि उसको के की तरह ट्रीट करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें बॉडी भी इंक्लूडेड है। और ये जो सो कॉल्ड कांस्टेंट है, इसमें आप देखेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी एक वेरिएबल है, जो कि उसमें तो दिखता ही नहीं है। तो अलग अलग सराउंडिंग के टेम्परेचर में भी कंपेयर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट? अलग अलग सराउंडिंग में यदि अपन ने सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर दिया तो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप लगा नहीं पाएंगे उस तरीके से।
और आप हिसाब से आप देख सकते हैं रेट ऑफ हीट लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। या डिपेंडेंट है? नहीं, एरिया पे डिपेंडेंट है, बॉडी के टेम्परेचर पे, बॉडी की सराउंडिंग और बॉडी की सरफेस प्रॉपर्टीज। जबकि डी थीटा बाई डी टी इनवर्स रिलेटेड है उससे, होना भी चाहिए। हीट लॉस तो एक अलग कहानी है ना। लिख लिया बच्चों सब कुछ? चलिए सॉल्व एग्जाम्पल पे आऊँ क्या मैं? ये देखिए 70 से 60 जा रहा है, फिर 60 से 50 जा रहा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30। तो 20 का तो डिफरेंस आ गया 70 से 50 में। अरे जो इसी चैप्टर में है एग्जाम्पल 28.5 कहा था भाई मैंने कॉपी करने को यार, राइट? नहीं कहा था, है ना? हाँ। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इन्होंने ज़बरदस्ती काम कर डाला है। अच्छा, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं क्या अपन? यस। एक ही बॉडी की बात हो रही है, सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा, रेट ऑफ हीट लॉस की बात नहीं हो रही, तो डी थीटा बाई डी टी को सीधे थीटा बाई जीरो से कर सकते हैं, राइट? पर यहाँ पर जो करना चाहिए था एक्चुअल सॉल्यूशन, पहले मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, ये आप लिख भी लीजिएगा। ये है फंक्शन। एक्चुअली तो हमें फंक्शन बनाना चाहिए ऐसे कि नहीं? 0 थीटा नॉट टी थीटा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा एस अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा एस। समझे? थीटा नॉट का मतलब टी इजिकल टू 0 का टेम्परेचर इजिकल टू माइनस के टी। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा सराउंडिंग प्लस थीटा नॉट माइनस थीटा सराउंडिंग ई की पावर माइनस के टी। कोई डाउट? कोई डाउट? ये फंक्शन आना चाहिए। इनफैक्ट इसका ग्राफ आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। थीटा नॉट ओरिजिनली टेम्परेचर था बॉडी का, थीटा सराउंडिंग आप देख सकते हैं, टी को इनफाइनाइट पुट करेंगे कितना आ जाएगा? टू डी अप्रोचिंग थीटा सराउंडिंग। ऐसा कुछ करना चाहिए था, पर इसने तो कुछ और ही कर डाला। क्या किया उसने? एवरेज मान लिया कि डी थीटा बाई डी टी जो है 70 से 60 के बीच में, मैं मान लेता हूँ वो होगा जो 65 का रहा होगा। यही तो किया उसने। डी थीटा बाई डी टी क्या लिख दिया? 70 माइनस 60 बटे 5। अब 70 से 60 के बीच में तो थीटा बहुत वेरी किया, कौन सा थीटा लिख के? 65 वाला लिख देते बीच का, और ऐसे जुगाड़बाजी लगा के सॉल्व कर दिया। आप बोलेंगे सर पहले इतनी अप्रोक्सीमेशन मार रहे कि और अप्रोक्सीमेशन मार रहे हो आप। अभी बताता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है आंसर में, ठीक है? फिर क्या किया देखा सबने? फिर क्या किया? 60 से 50 के लिए भी सेम लॉजिक लगा दिया। हाँ, यहाँ पे कोई करके देखना चाहे तो आई एडवाइज यू कि एक तरीका और सॉल्व करने का, 70 से 50 लिखना सीधे। 70 से 50 के लिए भी तो सॉल्व कर सकता हूँ मैं, और जो टाइम आएगा उससे 5 मिनट घटा दूंगा। अब देखना आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा आएगा या दूर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं छोटी रेंज में अप्रोक्सीमेशन मार रहा हूँ 60 से 50 का। जब मैं 70 से 50 का मारूंगा तो गलती कहाँ ज़्यादा होएगी? 70 से 50। तो ऐसे होता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। आई बात समझ में? नहीं आई? पक्का? पूछना है कुछ? मैं चाहूंगा यदि आपने देख लिया है तो गो डायरेक्टली टू वर्कड आउट एग्जाम्पल 19। पढ़ा? कितना अंतर आया दोनों आंसर्स में? 2 सॉल्यूशन है ना?
कितना अंतर आ रहा है? हाँ, कोई अंतर दिख रहा है? एनीबडी कैन फाइंड एनी डिफरेंस? वो देखो कितनी मेहनत करी, इंटीग्रेट किया, सब किया, राइट? और 6.1 मिनट प्रैक्टिकली आप बात करें तो 6.1 मिनट इज गुड इनफ। उसमें सेकंड डेसिमल्स का कोई मतलब ही नहीं है, सेकंड्स के लेवल पे टेम्परेचर डिफरेंस का कोई मतलब भी नहीं होता। आप कितना भी अच्छा थर्मोमीटर ले लें, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर तो वो कोई बताता भी नहीं है। अबे बुखार वाला थर्मोमीटर 1 मिनट लेता है कम से कम, गधो। जब टेम्परेचर नपने में 1 मिनट लग जाता है, चलो अच्छा वाला आता है, एक रेडिएशन वाला भी आता है, कान में डालने वाला, बाहर आता है, इंडिया में नहीं आता। हाँ, रेडिएशन थर्मामीटर भी आता है, उसके अंदर वो कान से आती रेडिएशन को स्टडी करता है। अरे क्या, तो वो फिर भी थोड़ा जल्दी देता है, बट टेक्स टाइम। तो आप देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं आया समझ में? दोनों सॉल्यूशन आ गए समझ में भाई? एक तो यही वाला है, ठीक है। चलिए और वर्कड आउट एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। 16, एक ब्लैक बॉडी को एनक्लोजर में रखा है। कहां रखा है? एनक्लोजर में रखा है, और इसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है। टेम्परेचर मेंटेन्ड है, इसका मतलब जो भी हीट लॉसेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बैलेंस हो रहे होंगे। कहाँ से हो रहे होंगे? इलेक्ट्रिक पावर से। तो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, एनक्लोजर वाला लगा दिया, उससे जो लॉस हो रहा है वो यूज़ कर लिया। सिंपल सा सवाल। कितना आया? 0.73 वॉट आया 327 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर। अगला सवाल, उसमें भी एक हीटर है, लेकिन कितने पे? 1000 वॉट का है। उसको रूम में रखा हुआ होगा, निश्चित बात है। अब उससे जब लॉस निकाल रहे हैं तो उसमें देखेंगे तो जो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो नहीं आया इक्वेशन में, क्योंकि आप खुद सोचिए 1000 वॉट का हीटर है, रूम से क्या रिसीव कर लेगा यार एनर्जी? वो 600 केल्विन पे जाके 0.73 का नेट डिफरेंस आ रहा था, राइट? तो नेट तो इसलिए इसमें क्या किया, इग्नोर ही कर दिया, दिया भी नहीं है। कोई पढ़ना बोलना चाहे बोल सकता है, सर एनक्लोजर का टेम्परेचर दे ही रखा, सवाल कैसे सॉल्व करूं? समझ में आई क्या बात? पक्का? बढ़ू मैं आगे। 18वें का मैं आपको और बढ़िया वर्जन देता हूं, ट्राई करके आइएगा। बहुत शानदार वर्जन है मेरे पास 18वें का, ठीक है। अच्छा वर्जन देता हूं मैं आपको, और फिर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ानी है, 2 मिनट की, 5 मिनट की, कहानी खत्म। कंडक्शन का काम दे दूंगा कॉपी करने को, ठीक है। तो 18वें का अच्छा वर्जन। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सन सबटेंड्स 0.53 डिग्री एंगल व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ। फैक्ट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंस चाहिए क्या पता करने के लिए? हैं? गधे से गधा आदमी पता कर सकता है सन कितना एंगल सबटेंड करता है अर्थ से देखे तो? अबे हाँ ना, कुछ तो बोल दो, राइट? Hence, find temperature of sun. That's it. Nothing else is given. Isn't that amazing? If just by this we are able to find temperature of sun, now think of reverse. हाँ, एक चीज और चाहिए होगी, वो सबको पता है, अर्थ का टेम्परेचर 300 केल्विन। And will be amazed with the precision of answer. जो एग्जैक्ट आंसर है और जो हम निकालेंगे उसमें परसेंटेज एरर निकालिएगा, you'll be amazed at the answer.
इसका उल्टा भी हो सकता है। हैंस यदि हम अर्थ से सन का निकाल सकते हैं तो सन के टेम्परेचर से हम किसी और प्लैनेट का भी निकाल सकते हैं। ऐसे तो प्रेडिक्ट करते हैं मार्स का टेम्परेचर ये, सैटर्न का ये, जुपिटर का वो। नहीं समझ में बात? सिग्मा तक नहीं चाहिए, यू डोंट इवन नीड स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या हो गया है? बड़े आगे तो ज़्यादा एक्साइटिंग है 18वें का ये वर्जन की नहीं? ट्राई करके आइए, ठीक है? डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में दे दूंगा। बढ़ूँ आगे, लास्ट पार्ट, राइट? रेडिएशन स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा काम था ये। इसके बेसिस पे मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरी हुई थी एसेंशियली, राइट? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं उसको, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है? इट इज इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ। ठीक है, समझाऊं ये क्या है? बेसिकली एक बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यदि हम देखें, ऑलराइट, तो रेडिएशन किस वेवलेंथ में कितना हो रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा, पहले ज़माने वाले बल्ब याद है? फिलामेंट बल्ब होते थे, याद है? अभी बोल रहे एलईडी बल्ब खरीदो, पहले बीच में सीएफएल आए थे, अब बोलते हैं एलईडी लो। क्या, क्यों बोलते हैं? क्या फ़ायदा है? इनफैक्ट इतना फ़ायदा है कि गवर्नमेंट ने 2-2 बल्ब एक बिजली के बिल पे फ्री बांटे थे। बिजली का बिल दिखाओ, गवर्नमेंट आपको बल्ब दे रही थी, तो कि प्लीज़ 2 बल्ब ले जाओ और लगाओ। ऐसा क्या हो रहा है भाई? किसी को पता है सीएफएल बल्ब एलईडी बल्ब में क्या फ़ायदा होता है? ऐसा इनफैक्ट यदि आप ध्यान से कभी बड़े होते, पढ़े लिख के आप लोग हैं नहीं प्रोबेबली, तो लिखा रहता है उस पर सीएफएल या एलईडी बल्ब पे कि 6 वॉट का बल्ब उतनी लाइट दे रहा है जितनी उधर 50 वॉट का 40 वॉट का देता था। ऐसा कैसे भाई? वो 40 वॉट में जितनी एनर्जी देता था लाइट, उतनी ये भी ये 6 वॉट में ही दे रहा है, तो इसमें एनर्जी भर के भेज रहे क्या? नहीं, वो 40 वॉट में से 90% विजिबल रेंज के बाहर करता होगा एमिट, इंफ्रारेड में एमिट करता होगा। हैंस हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं। डू यू गेट दैट और नॉट? ये क्या करता होगा? जबकि 5 वॉट में से 4 वॉट विजिबल रेंज में, मतलब कि मान लीजिए विजिबल रेंज है तो मैक्सिमम एनर्जी किस में आ रही है इसकी? विजिबल रेंज में आ रही है। क्लियर है सबको ये? नो डाउट्स? तो अब ये क्या कर रहा है आप देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ता है तो सब वेवलेंथ से स्टिल्ड एनर्जी भी बढ़ रही है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
लैम्डा एम इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज व्हाट सिग्निफाइज कि किस वेवलेंथ से एसोसिएटेड इंटेंसिटी ज्यादा है. तो लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी. बी इज अ कांस्टेंट. इसको क्या बोलते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये लॉ समझ में आया? तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा? T2 इज ग्रेटर देन T1 है ना. ऊपर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होगा. जैसे कि इसका एग्जांपल, कोयला नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा दिख रहा है? ब्लैक. क्या वो एमिशन नहीं कर रहा है? किधर कर रहा होगा मैक्सिमम एमिशन? इंफ्रारेड. गरम करना शुरू किया, पहले कौन सा टेम्परेचर, कैसा कलर दिखता है कोयले का? गरम करते तो भी ब्लैक ही दिखता है. रेड. इंफ्रारेड से किधर आया? रेड में. तो रेड हॉट. फिर उसके बाद और गरम करें तो किसी चीज को, रेड के बाद वाइट ही आएगा बेटा, बिकॉज सारी वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जी भी तो बढ़ रही है ना. ऐसा थोड़ी कि वायलेट की बढ़ी, रेड की भी तो बढ़ गई. देखिए ग्राफ ऊपर भी तो शिफ्ट हो रहा है, साथ साथ लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है. ओके, ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है. तो लेफ्ट एंड अप मतलब वो मिक्सचर हो जाएगा सबका. इसलिए रेड हॉट और उससे गर्म क्या होता है? व्हाइट हॉट. आपको नहीं पता व्हाइट हॉट रेड हॉट से ज्यादा हॉट होता है? वो रेड ब्लू का मतलब वो नहीं होता जो आप सोचते हैं. स्टार्स के टर्म्स में जब रेड ब्लू बोलते हैं तो इट इज जस्ट लॉन्गर वेवलेंथ एंड शॉर्टर वेवलेंथ. आती है बट वो विजिबल रेंज में नहीं होते रेड ब्लू उधर. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. यहां पे रेड और ब्लू को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, ऐसे कलर यूज नहीं करते. रेडिएशन. रेड का कलर बढ़ा, रेड का इंटेंसिटी बढ़ा, तो बाकियों का भी बढ़ा ना. तो इन सब का करीब करीब एक जैसा ही मिक्सचर बन गया ना. ठीक है? नहीं अभी समझ में? अरे मान ले वायलेट का बड़ा होता और रेड का कम रह गया होता, तब तो वायलेट दिख जाता. इंफ्रारेड से अपन रेड की तरफ आने लगे. इंफ्रारेड में बहुत ज़्यादा एमिशन है अभी, रेड में थोड़ा सा ही पर रेड दिख रहा है अपन को. टेम्परेचर और बढ़ाया तो रेड में भी एमिशन बढ़ा, येलो में भी बढ़ा, सब में ही बढ़ेगा ना. वो तो ग्राफ ऊपर भी तो शिफ्ट हो रहा है ना. बना के दिखा दीजिए ग्राफ, फिर आप इससे दूर निकल जाएंगे, फिर सिर्फ अल्ट्रा वायलेट आ रहा होगा. पर फिर भी आप जाएंगे, जो आप कह रहे हैं वहां पे भी जाएंगे तो भी ये तो ऊपर होएगा ही सही. विजिबल रेंज तो हर केस में ऊपर होएगी ही सही. इससे तो ऊपर ही आएगी तो चमकेगा तो और ज्यादा. हाँ, ये अल्ट्रा वायलेट और एमिट करने लग जाएगा. तो रेड और फिर वाइट, फिर उसकी चमक बढ़ती जाएगी. बस नहीं समझ में आई बात? तो दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, है ना. कि कैसे, ये तो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रखा है वैसे. इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ाया अभी? चलो उसमें आएंगे. इंटेंसिटी वर्सेस स्पेक्ट्रम बोलते कि भाई वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी का किस तरह का रिलेशनशिप है. दिस इज व्हाट दे स्टडी.